बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट एंड इट इज़ लेक्चर नंबर 5। नाम है बेटा टॉपिक का RLC सीरीज सर्किट एंड इट्स अदर नेम इज सीरीज रेजोनेंस सर्किट। इसको सीरीज रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं, जो कि इसमें हम कहते हैं जी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर जो है दे आर इन सीरीज। ठीक है जी। अच्छा जी, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर को हम वी आर से डिनोट कर रहे होते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर को हम वी एल से डिनोट कर रहे होते हैं, और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर को हम वी सी से डिनोट कर रहे होते हैं, एज वी ऑलरेडी जो है वो स्टडीड इन आवर प्रीवियस टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन रिलेटेड टू द आर्टिकल्स क्या आ सकते हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। और ये नंबर ऑफ टाइम जो है वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, और डेट इज़ वाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट हैं ये शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं, लेकिन जो है वो ओवरऑल जो है ये इट्स एन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं रिव्यू में। हमें पहले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिव्यू कर लेना चाहिए। वो कौन कौन से हैं जी? हमें पता है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में करंट एंड वोल्टेज क्या होते हैं? इन फेज होते हैं, यानी करंट जो है वो वोल्टेज के, यहाँ पे देख सकते हैं फेजर डायग्राम में पैरेलल ड्रॉ किया हुआ। इट मीन्स के करंट और वोल्टेज जो है वो क्या है? इन फेज हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, इसमें जो सेकंड जो आपने रिवाइज करना है वो है द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज भी कर दें तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी कैन से दैट बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट जो रिव्यू है वो आपको इंडक्टर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में होना चाहिए। और कैपेसिटिव सर्किट में हमने पढ़ा था कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, और सेकंड कॉन्सेप्ट जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और वो कैसे डिपेंड करती है जी? वो हमें पता है एक्स सी जो है वो इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है। तो ओमेगा हमें पता है 2πf के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 1/2πfc। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमारे पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में यू कैन से डैट कि यहाँ पर जो है ये जो एक्सी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? फ्रीक्वेंसी। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उससे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कम हो जाएगी। ठीक है। सो इट मीन्स कि वी कैन से डैट कि यहाँ पर जो है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ने कम होना है। मतलब ये है कि एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मीन यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी, एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। सो यहाँ जो है वो कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट जो है जी हमें यहाँ पर बात करनी है, नेक्स्ट जो रिव्यू हमें लेना है वो प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में लेना है। प्योर इंडक्टिव सर्किट जो है इसमें हम कहते हैं जी कि वोल्टेज लीड करती है करंट को कितने एंगल से? पाई/2 एंगल से, यानी 90 एंगल से। ठीक है जी। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और कैसे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है? एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल के इक्वल होता है, यानी एक्स एल इज इक्वल टू 2πfl। इट मीन्स के एक्स एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, यानी एक्स एल हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। व्हाट डज इट मीन? अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो एक्स एल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी एक्स एल की वैल्यू भी कम हो जाएगी। सो ये 3 बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमने भी रिवाइज किए हैं, और इन्हीं के बेस पे हमारा जो टॉपिक है वो आज का जो है वो कंप्लीट। नेक्स्ट ही हमें अब रिव्यू तीनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर लिया है, और अब हम आते हैं पावर इन एसी सर्किट्स। एक जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई वी स्क्वेयर ओवर आर आई स्क्वेयर आर। ये तीनों फार्मूले हमने पढ़े थे कि देखिए जो रिलेशन है ना, सिंपल P इज इक्वल टू वी आई या वी स्क्वेयर ओवर आर या आई स्क्वेयर ओवर आर, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
और ये हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट के टॉपिक में भी पढ़ा था कि दिस रिलेशन एप्लीकेबल ओनली व्हेन करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज एज इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। लेकिन एन एवरेज पावर कहते हैं जी डिसिपेटेड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर तो क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर जितनी एनर्जी जो है वो इन अ साइकिल स्टोर करते हैं उतनी एनर्जी सर्किट को वापस रिटर्न भी कर देते हैं। सो यहाँ जो है वो कहते हैं जी कि बिकॉज ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वी आई एंड सो दीज केसेस वो जो है वो voltage has no component along I. What is the phase difference here वो हम जरा देखते हैं। देखें ना, in case of capacitor and in case of inductor जो है वो voltage और current में जो है कितना एंगल होता है, 90 एंगल होता है। तो अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं कि जो एवरेज पावर डिसिपेटेड है अक्रॉस प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर सर्किट वो ज़ीरो होती है। ठीक है जी। अब देखें कैसे ये हमारे पास ना पावर का फॉर्मूला है, ये वाला जो पावर का फॉर्मूला है ये बेटा सिंपल फार्मूला जो है P इज इक्वल टू वी आई जो है या आई आर एम एस वी आर एम एस, ये तब यूज़ होगा जब करंट और वोल्टेज क्या होंगे, इन फेज। लेकिन ये एडिशनल फैक्टर जो है ये साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला कॉस थीटा, अगर जो है वो करंट और वोल्टेज जो है वो इन फेज नहीं है तो फिर यहाँ कॉज आ जाएगा। सो कहते हैं इफ़ वी जो है अक्रॉस द सर्किट लीड्स बाय एन एंगल, सपोज करें कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रही है और करंट से, और कितने एंगल से कह रहा है, थीटा एंगल से जो है वो लेट से कि वो लीड कर रही है। ठीक है, सो वोल्टेज लेट से लीडिंग द करंट बाय एन एंगल थीटा। सो इस केस में अगर देखें तो अगर ये थीटा एंगल से जो है वो लीड कर रही है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है, इफेक्टिव कंपोनेंट जो है वो अलोंग करंट जो है वो कौन सा बनेगा, कॉस थीटा, यानी आई कॉस थीटा। तो यू कैन से डैट कि ये जो पावर यहाँ बनेगी वो वी आई कॉस थीटा बनेगी। यहाँ पर जो कॉस थीटा है ये देखो वी कॉस कहते हैं इन फेज विद द करंट एंड हेंस द पावर ऑब्जॉर्ब्ड इज पी इज इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ जो एडिशनल फैक्टर साथ मल्टीप्लाई होकर आ रहा है इस फैक्टर को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। सो इन दिस एक्सप्रेशन कॉस थीटा जो है इज कॉल्ड पावर फैक्टर। अब जरा गौर करें कि इन केस ऑफ कैपेसिटर जो है, इन केस ऑफ इंडक्टर की बात हम करें तो उसमें जो है वो एंगल 90 होता है, तो कॉस 90 कितना हो जाता है, ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि इन फेज ऑफ प्योर कैपेसिटर या प्योर इंडक्टिव सर्किट पावर फैक्टर क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो है वो पावर फैक्टर जो है वो क्या आता है, 1 आता है। अगेन मैं यहाँ रिवाइज कर दूँ कि इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट की हम बात करें या प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो वहाँ करंट और वोल्टेज में, जैसे इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती थी करंट को बाय एन एंगल 90, तो यहाँ एंगल 90 आता था। इसका मतलब ये हुआ कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट जो कि यहाँ एंगल फेज जो है वो 90 है तो कॉस 90 का आता है 0। तो पावर डिसिपेशन अक्रॉस अ प्योर इंडक्टिव सर्किट हम कह रहे होते थे 0। इसी तरह से कैपेसिटिव सर्किट में भी एंगल जो है वो क्या आता है 90, तो वहाँ भी हम कहते हैं 0, क्योंकि जितनी एनर्जी जो है ये एक साइकिल में दोनों इंस्ट्रूमेंट कैपेसिटर और इंडक्टर स्टोर करते हैं उतनी ही एनर्जी जो है वो डिलीवर कर देते हैं वापस सर्किट को, यानी प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर सर्किट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है जी, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पावर इन एसी सर्किट यानी पावर फैक्टर वाला, ये आपने कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखना है। वजह चूँकि जो हम आरएलसी सीरीज सर्किट पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम जो है वो पावर फैक्टर को भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द टॉपिक इन प्रॉपर्टीज ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट में। आरएलसी सीरीज सर्किट सपोज हम कर लेते हैं कि एक सर्किट है आरएलसी सीरीज सर्किट इन विच रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस जो आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द फिगर, और उसको हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो सोर्स प्रोवाइड किया हुआ है। देखो भाई इसकी जो इम्पिडेंस डायग्राम है वो क्या बनेगी, बड़ी सिंपल बात है कि हमें पता है एक्स सी और एक्स एल जो है आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, और उनमें एंगल जो है वो बेसिकली कितना है 118 में एंगल होगा। ठीक है, अच्छा अब देखें ना ये डायग्राम कैसे आई। देखो अगर हम करंट को रेफरेंस ले लें, करंट को हम यहाँ रेफरेंस अगर ले लें, यहाँ करंट को हमने रेफरेंस ले लिया तो वोल्टेज जो है वो तो हमें पता है कि इसके अक्रॉस ही आएगी। ठीक है, चूँकि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट क्या होते हैं इन फेज, तो यहाँ मैं वी आर यानी वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, ये मैंने फेज डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ उनकी। ठीक है, अच्छा अब चूँकि कैपेसिटर इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती थी
इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती थी, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती थी करंट को, तो इस करंट के रेफरेंस से ये वोल्टेज मैं ऊपर लिखूंगा, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो होगा वो लीड करेगी बाय एन एंगल कितना 90 यानी π/2। ठीक हो गया। और व्हाट अबाउट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता था तो इसलिए वो यहाँ पर आएगा कैपेसिटर, यानी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इधर आएगी। तो अब देखें ना, हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं, तो इट मीन्स डैट कि यहाँ करंट जो है, ये वाला जो करंट है ये वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर से लीड कर रहा है, जबकि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर से लैग कर रहा है। यानी वो ये वाला जो पार्ट है ये प्योर इंडक्टर सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला पार्ट प्योर कैपेसिटर सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इस फेज डायग्राम की बजाय सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इम्पीडेंस डायग्राम देखें, क्योंकि बुक में सिर्फ इम्पीडेंस डायग्राम बनी हुई है, सो यू कैन सी डैट के वी एल जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आई आर एम एस इंटू एक्स एल। ठीक है, और नीचे जो है वो आ जाएगा वी सी जो है वो कैपेसिटर आई आर एम एस इंटू एक्स सी। तो यहाँ आई इंटू एक्स सी यानी आई आर एम एस इंटू एक्स सी। तो देखिए करंट जो है वो यहाँ पर आप छोड़ दें, सिर्फ इम्पिडेंस डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो एक्स सी डाउनवर्ड आना है, एक्स एल अपवर्ड आना है। ठीक है, ये जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, एक्स सी जो है वो आपका एक्स एल जो है वो अपवर्ड आएगा और ये वाला जो करंट है इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाली जो डायग्राम है ये कौन सी है, इम्पिडेंस डायग्राम। अच्छा, इसमें देख सकते हो कि एक्सएल और एक्सी दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली 180 के एंगल पे क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। सो देखिए अब हम इजी हो गया कि अब हम इस टॉपिक में जो है वो आगे बढ़ सकें। तो हम सिंपली ये कह देते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी जब होगी तो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर अब देखें दो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, कि एक्स सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। एक्स सी जो है वो हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, जबकि एक्स एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो जबकि रेजिस्टेंस जो है वो हम कहते हैं डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इट मीन्स डैट के यहाँ हम कह सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एक्स एल जो है वो क्या होगी, इज ग्रेटर देन एक्स सी। सो द इंडक्टेंस रिएक्टेंस जो है डोमिनेट एंड सर्किट बिहेव लाइक आर एल सीरीज सर्किट। तो सर्किट जो है वो आर एल सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई रखने से एक्स एल की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अगर एक्स एल की वैल्यू ज़्यादा है तो इट मीन्स के जहाँ जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एक्स सी जो है वो उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू एक्स एल। तो हम एक्स सी को इग्नोर करेंगे, मतलब हम कहेंगे कि इसमें जो डोमिनेंस है वो किसकी आ जाएगी, इंडक्टेंस यानी कि आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस की। तो इट मीन्स के सर्किट जो है वो फिर आर एल सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद जो है अगर देखें तो हमारे पास जो है नेक्स्ट बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा। लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर द वैल्यू ऑफ एक्स सी जो है वो ग्रेटर देन एक्स एल हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होने से एक्स सी की वैल्यू लार्ज हो जाएगी और जबकि फ्रीक्वेंसी कम होने से एक्स एल जो है वो स्मॉल ही रहेगा। सो द कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो डोमिनेट कर जाएगी और सर्किट यहाँ बिहेव करेगा आर सी सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, इट मीन्स यहाँ से हमें जो है वो एक चीज़ आइडिया हो जानी चाहिए कि आर एल सीरीज सर्किट में, जिसको हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं, ये एट ए टाइम जो है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव भी कर सकता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव भी कर सकता है, प्योर जो है वो इंडक्टिव जो है ना आर सी सीरीज सर्किट की तरह भी बिहेव कर सकता है, आर एल सीरीज सर्किट की तरह भी बिहेव कर सकता है। देयर आर डिफरेंट कंडीशंस। तो हम कंडीशन ये पढ़ रहे हैं कि एट हाई फ्रीक्वेंसी जो है इसने बिहेव करना था एज ए आर एल सीरीज सर्किट, एट लो फ्रीक्वेंसी पे ये बिहेव करेगा एज ए आर सी सीरीज सर्किट। ठीक है जी, अभी हम दो डिस्कस कर चुके हैं। हाई फ्रीक्वेंसी पर इसने आर एल सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करना है, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसने आर सी सीरीज की सर्किट की तरह बिहेव करना है। नो नेक्स्ट कम्स, अब हम कहते हैं कि देखिए ना एक्स एल और एक्स सी दोनों एक दूसरे को अपोजिट हैं। हाई फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो आर एल सीरीज सर्किट बन जाता है, फ्रीक्वेंसी लो होती है तो आर सी सीरीज सर्किट बन जाता है। लेकिन कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी भी तो होगी जहां पर एक्स सी और एक्स एल दोनों आपस में मैच कर जाएंगी। और तो कहता है इन बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज देयर विल बी अ सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको ओमेगा आर यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसपे ना दोनों की जो रिएक्टेंसेज हैं वो मैच कर जाएगी।
तो XL विल बी XC। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि सर्किट जो है वो रेजोनेट कर गया है, यही वजह है कि इसको हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं। और XL इज इक्वल टू जो है वो कह रहा है XC हो जाएगा, ठीक है। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी इन RLC सीरीज सर्किट? वो कंडीशन, वो फ्रीक्वेंसी या सच अ फ्रीक्वेंसी एट विच इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में क्या कर जाए, इक्वल हो जाए, मैच कर जाए, ऐसी कंडीशन को फिर हम बोलते हैं जी कि ये रेजोनेंस कर गया सर्किट जो है, ठीक है, रेजोनेट कर गया सर्किट। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है, इसके बाद अब देखें इसकी कंडीशंस आ जाएंगी। अब रेजोनेंट कंडीशन जो है कहता है इन बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज जो है, अगर ये सर्किट जो है वो रेजोनेट कर गया तो यहाँ पर कहता है दस एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि द इंडक्टिव रिएक्टेंस बीइंग equal and opposite to the capacitive reactance, if so they cancel out each other and the impedance of the diagram is। इसका मतलब है सर्किट सिर्फ कौन सा बचा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है ना। XL और XC तो आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो अपोजिट थी और सेम थी, यानी XL जो है वो ऊपर की तरफ थी, ठीक है, XL जो है वो ऊपर की तरफ थी, XC जो है वो नीचे की तरफ थी। तो अब देखें ना, दोनों अगर इक्वल और अपोजिट हो गई, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और पीछे बचेगा क्या, सिर्फ रेजिस्टेंस। इट मीन्स कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट विल बिहेव लाइक अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सो इसका मतलब ये हुआ कि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट बिहेव करता है RC सीरीज सर्किट, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर बिहेव करता है RL सीरीज सर्किट, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसने बिहेव करना है एज ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर पहले हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लें, उसका फॉर्मूला जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फाइंड कर लें, दैट्स वेरी इजी। जो कि हम कह रहे हैं XL इज इक्वल टू XC, तो यहाँ से देखें XL जो है वो मेगा L के इक्वल होता है, जबकि XC 1 और मेगा C के इक्वल होती है। तो मेगा जो है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी, इस दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 ओवर LC रह जाएगा, L जो है वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ओमेगा स्क्वायर जो है वो, ये ओमेगा स्क्वायर है तो दोनों तरफ हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो इट का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ओमेगा R जो है डेट विल बी इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट LC। ओमेगा हमें पता है बेटा 2 पाई एफ आर के इक्वल होता है, यानी 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी, आर तो यहाँ इसलिए लगा रहे हैं, इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट LC। तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी इसको हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है जी एफ आर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट LC। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और कंडीशन क्या है कि जब XL और XC जो है आपस में मैच कर जाएं तो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहे होते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है, कहता है रेजोनेंस इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज रेजिस्टिव। क्यों रेजिस्टिव है, चौके XL और XC ने तो एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल आउट। अब पीछे सिर्फ क्या बचा है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। इसका मतलब है कि एट रेजोनेंस इंपेडेंस ऑफ द सर्किट सिर्फ रेजिस्टेंस है, सो करंट एंड वोल्टेज जो है वो क्या है, इन फेज है, ठीक है, करंट और वोल्टेज इन फेज है। तो पावर फैक्टर जो है वो यहाँ पर क्या होगा, 1। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आल्सो। सो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि पावर फैक्टर 1, चूंकि देखिए ना वोल्टेज और करंट में एंगल कितना है, 0, तो यहाँ पावर फैक्टर का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था। पावर फैक्टर जो है उसमें कॉज थीटा जो है वो उसको हम बोल रहे थे पावर फैक्टर। तो कॉज 0 जो है, चूंकि दोनों में एंगल कितना है, 0, तो कॉज 0 कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पावर फैक्टर जो है वो क्या है, 1 है। सो प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो है उसमें हमारे पास अगर हमें पावर डिसिपेशन या पावर फाइंड करनी हो तो सिंपल फार्मूला इसका मतलब यूज़ हो सकता है, कौन सा, P इज इक्वल टू VI, ठीक है। अच्छा, अगर जो है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट नहीं है और उसमें देर इज़ अ फेज एंगल बिटवीन V एंड I एंड लेट्स से थीटा, तो फिर यहाँ पर पावर फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो जाता था कॉस थीटा, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं इसी लेक्चर के स्टार्ट में। सो इसका मतलब है कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट की बात करें तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो सर्किट चूंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होता है तो पावर फैक्टर उस केस में 1 होगा और करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे,
नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट में जी हम, अच्छा जी, अब देखें कि इसमें जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसमें क्लियर हो गई थी। अब सेकंड की हम बात करनी है हमने। सेकंड में बात करें तो कहते हैं जी कि इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट जो है इज मिनिमम एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड इज इक्वल टू आर। इम्पिडेंस बेटा जो है वो हम कहते हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस को बोल रहे होते हैं। कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है और उसके लिए जो है कंबाइंड रेजिस्टेंस को बोल रहे होते हैं, जिसको हम जी से डिनोट कर रहे होते थे। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको जी से डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें उसको हम फाइंड कर रहे थे आर स्क्वेयर प्लस जो है इसमें हमारे पास एक्स एल और माइनस क्या था एक्स सी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली क्या थे, अपोजिट, और ऊपर कर लेते हैं स्क्वेयर। अच्छा बेटा, जब एक्स एल और एक्स सी एग्जैक्टली आपस में जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब? जब फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो इनकी वैल्यू चूंकि सेम हो जाएगी। चूंकि एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी है, तो ये जो है ना, ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कैंसिल आउट। तो अब देखें कि जी यानी इम्पिडेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल रह जाएगी, आर। इसका मतलब ये हुआ कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है, यानी इम्पिडेंस यानी कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है वो क्या होती है, मिनिमम। अगर कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम है तो देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो कि रेजिस्टेंस मिनिमम है, इसका मतलब है करंट जो है वो यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ करंट जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो इम्पिडेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम है, तो करंट यहाँ पर जो है उसका मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सो इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट जो है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल टू क्या होती है, आर, जो कि ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होता है। So it means that you can say that the amplitude of the source voltage is constant, the current is maximum at resonant frequency, और इसमें कहते हैं जी एंड इट्स वैल्यू इज वी नॉट ओवर आर। वी नॉट मीन मैक्सिमम या पीक वोल्टेज। और इसमें जी अब देखें कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी, ये जो पोर्शन है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से इस तरफ वाला, ये हाई फ्रीक्वेंसी का है, इस तरफ वाला जो है वो लो फ्रीक्वेंसी का है। इसका मतलब हुआ कि इस पोर्शन में सर्किट मोर लाइकली बिहेव लाइक आर एल सीरीज सर्किट, और इस पोर्शन में जो है वो सर्किट इज मोर लाइकली टू बिहेव लाइक आर सी सीरीज सर्किट। जबकि इस फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है इट बिहेव लाइक प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड कि इन जो है वो आर एल सी सीरीज सर्किट जो है वो तीन तरह से बिहेव कर सकता है, एज ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, as R L series circuit, as RC series circuit. At resonant frequency, it behave like pure resistive circuit. At high frequency, it will behave like RL series circuit, और at low frequency, it will behave like RC series circuit। और प्रॉपर्टीज में हमने देखा है जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है तो चूंकि ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होता है, तो करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं और पावर फैक्टर होता है 1। और सेकंड में देखें कि इम्पिडेंस जो है ऑफ द सर्किट वो कह रहा है जी कि वो आर यानी कि मिनिमम होती है, क्योंकि एक्सएल और एक्सी आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसका मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर चूंकि रेजिस्टेंस मिनिमम है, तो करंट जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो इट्स ऑल अबाउट जो है वो आर एल सी सीरीज सर्किट्स। इट्स वेरी सिंपल जो है, इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे फाइंड करनी है आपको पता होना चाहिए। एक्सएल और एक्सी को इक्वल करके वो हमने भी सीख लिया है। ठीक है जी। सो इट्स ऑल अबाउट सीरीज रेजोनेंस सर्किट। इसको बुक से अच्छे से पढ़िएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।